31 मई की रात को जंगलात विभाग की टीम ऊना के मलाहत गांव पहुंची थी। जंगल में उन्होंने मुआयना किया और बहुत सारे पेड़ वहां पर कटे हुए पाए गए। उसके बाद टीम फिर से 1 जून की सुबह वहां पर पहुंची और उन्होंने देखा कि जो भी आरोप लगे थे, शिकायतकर्ता ने जो भी बातें कही थी, वह सब सच पाई गई। 1 जून की सुबह विभाग की टीम का नेतृत्व कर रहे थे ऊना के रेंज ऑफिसर संजीव कुमार। उनके फॉरेस्ट गार्ड्स और बाकी टीम मेंबर्स जंगल में दाखिल हुए। जंगलों को लेकर, पर्यावरण को लेकर हमारी रिपोर्टिंग जारी है। आज हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ मलाहत के इस जंगल में आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये खैर का एक वृक्ष था कभी, जिसे कुछ लोगों ने लालचवश काट दिया। दर्शकों, अगर हम जंगलों को नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आइए हम आपको दिखाते हैं ये टीम किस तरह से काम कर रही है और इनके हाथ क्या लगा। ऐसे लोगों की मानसिकता प्राइवेट है ना। जांच में यह भी पता लगा है कि इन पेड़ों को लगभग पिछले 1 से 2 साल के भीतर काटा गया है, यानी कि धीरे धीरे इस जंगल को खाली किया जा रहा था। जंगलात विभाग की टीम को हर तरह की प्रजाति के पेड़ यहां पर मिले, जिन्हें बेरहमी से काटा गया था। पुराने हैं काफी, है ना। खैर के कुछ पेड़ों का कटान बिल्कुल ताजा था, जबकि तुनी, कक्कड़, जापानी तूत और अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों को लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे काटा जा रहा था। आपको ये भी बता दें कि यह जंगल सरकारी भी है और इसके साथ लगती कुछ ज़मीन जो है वो प्राइवेट लैंड बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन सी लैंड प्राइवेट है और कौन सी जगह सरकारी, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि जंगलात विभाग की टीम इस जंगल में पहले क्यों नहीं आई। पिछले लगभग 1-1.5 साल से अगर इसको काटा जा रहा था, तब विभाग की टीम कहाँ थी। अब आते नहीं कभी इधर? आते हैं सर। अब कभी नहीं दिखाई दिए क्या चीज? ये पेड़ सर अब इसमें पूरी वो तो है नहीं कि कौन सी सरकारी है कौन सी प्राइवेट है, ये तो लोग ही बता देते हैं। ये तो बोलने की आपकी ठीक है, बिल्कुल। पर आप कह रहे हैं कि सरकारी है नहीं है, आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं। आप जंगल के मालिक हैं। इधर आइए, इधर है ना। हाँ वो देखिए, ये ग्रेजुअली लगता है 1-2 साल के अंदर हुआ है कटान। मतलब कुछ तो है ऐसे ये ना पालन जो लोग 11 सेंट माइनिंग मेरा सेसर कॉल आई मेरे दोस्त की कहते रवि ये उन्नी वाला रेस केड़ा होता मैं तो स्वाद है। अच्छा रीर है, रीर। मलाहत के इस जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इतनी असमंजस है कि जंगलात विभाग को अपने एरिया के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है।
और आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ ज़मीन जो जंगल की ज़मीन है उसमें एक हिस्सा एक पूर्व सैनिक का भी है पेपर में देखें और बताया जा रहा है कि उनका परिवार इस गांव में नहीं रहता। अब ये पूरा जो तो फिर उनके जंगल को कौन काट रहा है? जंगल का मुआयना करने के बाद जंगलात विभाग की टीम मलाहत गांव पहुंची। यहां पर उन्हें मिला लकड़ियों का एक भंडार जिसमें हर प्रजाति के पेड़ उनकी लकड़ियां मौजूद थीं। बट ये कि ये भी चाहे ये बालन है या बेचने के भी ये भी बेची जा सकती है। मतलब कथा टाइप नहीं है। हाँ समझ गया, ये इंडस्ट्री में नहीं गया। हाँ तो देखो फ्यूल में चला ये देखो जो सर है सर वो भी दोनों से टैली करो, ये निकाल लो तो इसे सीज करेंगे। ये भंडार तो गांव वालों का था, लेकिन गांव के ही एक शख्स का कहना था कि जंगल में कटान प्रवासी लोगों द्वारा किया जा रहा है। सुनिए उनकी बात। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਪਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਚੋਇਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੰਨਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਟਾਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛਾਂਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਪੀ और राजस्थानी जिन्ने भी है ना बिहार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਇਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ लकड़ी गिर गई नीचे चक लो। गांव के लोगों को चेतावनी देने के बाद जंगलात विभाग की टीम फिर से जंगल में दाखिल होती है और यहाँ पर उन्हें मिलता है लकड़ियों का एक और भंडार। लेकिन इसमें एक अलग बात थी, इन लकड़ियों का दावा किसी ने नहीं किया। इन लकड़ियों के मालिकाना हक का दावा करने वाला यहाँ पर कोई शख्स नहीं था, जबकि गांव के ही कुछ प्रबुद्ध लोग मौके पर मौजूद थे। लेकिन जिससे भी पूछा गया कि ये किसकी लकड़ियां हैं, तो सभी का यही कहना था कि हमें नहीं पता। आपको बता दें कि शक यकीन में तब बदला जब इन लकड़ियों के साथ लगी खाई के बिल्कुल ठीक नीचे खैर के एक वृक्ष को काट कर फेंका गया था। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये खैर की लकड़ी है जिसे कि यहाँ से पहले नीचे फेंका गया और हो सकता है कि लकड़ी चुराने वाले यहाँ से उन्हें आगे की तरफ ले गए। दर्शकों, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं थी। आप दूर दूर तक देख रहे हैं कि नीचे खैर की लकड़ियाँ गिरी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलाहत गांव के लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन कोई नहीं कह रहा कि ये लकड़ी किसकी है, कोई नहीं बता रहा कि इस लकड़ी का मालिक कौन है। और जिस तरीके से चोर रास्ते बनाकर लकड़ियों को नीचे खाई की तरफ फेंका गया था, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विशाल दुबे ने जो आरोप लगाए थे कि जंगल में कटान हुआ है और उस लकड़ी को खुर्द पुर्द किया जा सकता है। वहाँ पानी का अरेंजमेंट नहीं करते ना, तो नहीं पता लगना था कि खैर कटोए हैं। ये 6-7 लड़के थे जिन्होंने पंछियों के लिए खड्डा बनाया ना पानी के लिए, तो ही पता लगा हमें कि वहाँ पर भी ऐसे हुआ है। नहीं तो किसी को नहीं, किसी ने उधर जाना जंगल में, कोई नहीं, किसी के पास टाइम ही नहीं। जो इस टाइम लॉकडाउन में लड़के जो घर पे रहे ना, उन्होंने उधर पानी के लिए बेचता की पंछियों के लिए ना, तो ही पता लगा कि ये कटिंग हुई है। गांव में अक्सर मसले दब जाया करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि शिकायतकर्ता और आरोपी रोज़ाना एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। और यहाँ पर इस मसले में विशाल दुबे के ऊपर भी भयंकर दबाव था। इसलिए 1 जून की सुबह विशाल दुबे ने 1100 पर की गई अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और सारा आरोप गांव वालों और प्रवासी लोगों के ऊपर डाल दिया गया कि इस लकड़ी को जलाने के इस्तेमाल के लिए काटा गया था। यानी कि पेड़ों को काटने का मकसद बालन यानी कि फ्यूल वुड इकट्ठी करना था। लेकिन
अब सवाल ये आता है कि जो 10 क्विंटल लकड़ी जो बाद में जंगलात विभाग ने जब्त की, वो किसकी थी? प्रवासियों ने तो वहाँ पर ये जमा करके रखी नहीं थी, ये गांव के ही कुछ लोगों ने वहाँ पर जमा की थी। हालांकि वो किसने की थी इसका पता तो लोगों को है, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जंगलात महकमे के रिकॉर्ड में यह बात कभी नहीं आएगी कि उन पेड़ों को किसने काटा था और असल में दोषी कौन थे। लेकिन इस पूरे मसले में एक बात जो निकल कर आई है वो ये है कि अब कम से कम आगे से इस तरह का कटान नहीं होगा। अब गांव वालों को चेतावनी भी दी जा चुकी है और मुझे उम्मीद है कि मलाहत गांव का ये जंगल विशाल दुबे के प्रयासों और उनके साथियों के प्रयासों से अब फिर से खिलना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। विशाल दुबे का भी यही कहना था कि मेरा मकसद किसी को भी सलाखों के पीछे भेजना नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग, गांववासी जंगल के प्रति संवेदनशील हों, उन्हें अहमियत पता लगे हमारे जंगलों की। विशाल दुबे ने हमें वो पेड़ दिखाए जहां पर एक एक पेड़ के ऊपर लगभग 10-10 मोर बैठा करते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस जंगल में कितनी बहुमूल्य वन संपदा है। जब से ये जंगल थोड़े से आबाद होने शुरू हुए हैं तब से यहाँ पर वन्य जीवों का आना, उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। ज़रा सोचिए कि ऊना से बिल्कुल सटे इस गांव में अगर एक अच्छा, एक सुंदर, एक मनोरम वन उत्पन्न होता है, अगर वो फलता फूलता है तो इसका फ़ायदा पूरे ऊना वासियों को होगा। दर्शकों, दुनिया के महान पर्यावरणविद डेविड एटनब्रो वो बताते हैं कि जिस तेज़ी के साथ हम वनों को काट रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ हम अपनी नदियों में अवैध खनन करके पूरी नदी के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ हमने अपने समुद्र, अपने सागरों को प्रदूषित कर दिया है, तो वो दिन दूर नहीं कि डायनासोर की तरह ह्यूमन रेस, ये मानव जीवन भी इस धरती से सदा सदा के लिए विलुप्त हो जाए। क्योंकि नेचर अपना काम करती है, प्रकृति को खुद को ठीक करना आता है। अगर इंसान इसी तरह से, इसी बर्बरता के साथ इस सुंदर प्लेनेट को, इस दुनिया को यूं ही बर्बाद करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि डायनासोर की तरह हमारे अवशेष भी जीवाश्मों की तरह किसी चट्टान में खुदाई के दौरान मिले, यानी कि उस पीढ़ी को फिर पता लगे कि इस धरती पर कभी इंसान भी रहा करते थे। डेविड एटनब्रो ये भी बताते हैं कि हमारे ध्रुवों के ऊपर जमा बर्फ़ अब धीरे धीरे पिघल रही है। सूरज से आने वाली किरणें अब उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पाती हैं जितनी मात्रा में सूरज की गर्मी अब सीधे समुद्र को गर्म कर रही है और हमारा पूरा ग्रह गर्म होता जा रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर यही रफ्तार रही तो धरती जीवन लायक नहीं बचेगी। धरती पर जीवन इस वक्त संकट में है। इसे रोकने का एक ही तरीका है और एक ही रास्ता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जंगलों को कटने से बचाएं। और कोई रास्ता फिलहाल मानव जाति के पास नहीं बचा है, क्योंकि पेड़ ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। पेड़ ही उस गैस को, इस प्लैनेट को गर्म करने से रोक सकते हैं। और कोई तरीका और कोई रास्ता सच में अब बाकी नहीं बचा। तो हम मलाहत गांव में हैं और हमने आपको कल बताया था कि यहाँ पर किस तरह से कटान हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई थी, रेंज ऑफिसर संजीव कुमार की लीडरशिप में। उन्होंने काफ़ी यहाँ पर जंगल में घूमा और देखा कि कुछ पेड़ तो ऐसी लैंड पे थे, अभी तो इनको कंफर्म नहीं है कि वो प्राइवेट लैंड है या फिर गवर्नमेंट लैंड है, लेकिन बहुत सारी लकड़ी जो है यहाँ पर मिली है। हम उन्हीं से बात करते हैं कि पूरा माजरा क्या है और ये किस निष्कर्ष पर अभी तक पहुँचे हैं। संजीव सर, ये हम देख रहे हैं कि पूरी ट्राली भर ली गई है, तो ये लकड़ी है किसकी और इसमें कौन कौन सी प्रजाति के पेड़ जो थे वो आपको मिले हैं, मतलब वो लकड़ी आपको मिली है?
अभी तक तो ये नहीं किसकी कोई भी इसका बार्स नहीं बना है लकड़ी का। जी जी जी। तो जो लकड़ी है इसमें खैर और ब्रॉड लीफ की लकड़ी है। तो ये छोटे मोटे पेड़ मिलाकर सारे 33 पेड़ यहाँ पर पाए गए हैं। तो इसको हम लकड़ी को जब्त कर लिया है और हम अपने कब्जे में लेके इसको गंडावल डिपो में रखने के लिए ले लिया। अच्छा, वो डिपो आपका मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिपो है? फ्रेश फार्म डिपो। ठीक जी, है जी। तो अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई हम इसको छानबीन करेंगे। जहाँ जो ग्रामवासी हैं जी जी जी। उनको छानबीन करके ये पता लगाएंगे कि ये लकड़ी घरेलू इस्तेमाल में यूज़ हुई है या किसी ने जानबूझकर काटी है। जी ठीक है। तो अगर हम वहाँ पर देख रहे थे गांव में कि जी। वहाँ पर लोगों ने बालन वगैरह फ्यूल के लिए रखी थी लकड़ियाँ, जी है ना? जी तो क्या ये आपका कहना मतलब क्या ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया कटान नहीं है? जी नहीं, ये रेंडमली, पर जिस तरीके से यहाँ पर छुपा रखी है उससे तो एक शक पैदा होता है। शक पैदा होता है, लेकिन हो सकता है उससे उठाया ना गया हो इसलिए उसने छिपा दिया हो। हाँ, जो झाड़ी में मिले हैं ये कई बार नहीं ले जा सके बंदा, उस लिए भी रख देता है। ठीक है। तो अमूमन कितने क्विंटल होगी लगभग? 10 को 10 क्विंटल। जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो 10 क्विंटल लकड़ी मिली है लावारिस, जिसका अभी तक कोई भी वारिस नहीं आया जैसा सर कह रहे हैं। तो ये अपने डिपो में इसे रखेंगे, उसके बाद जांच होगी। जांच के बाद उस लकड़ी का क्या करना है